नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेनिंग डे 2 में। इसमें हम जानेंगे सिबिल के बारे में, उसके बाद लोन और उनके डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में। उसके बाद दोस्तों जानेंगे हम लेंडर्स के बारे में कि जो लोन देते हैं वो कितने प्रकार के लेंडर्स हैं अभी मार्केट में जो अभी लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सिविल की। देखिए, एक होता है सिविल स्कोर, एक होता है सिविल रिपोर्ट और उसके बाद उसमें होता है ओवरड्यूज, डीपीडीज, राइट ऑफ या सेटलमेंट, ठीक है। सिविल स्कोर का मतलब क्या होता है? सिविल स्कोर का मतलब बेसिकली ये होता है दोस्तों कि कोई भी बैंक अगर आपको लोन देता है तो उसने एक जो है पैरामीटर सेट किया हुआ है, ठीक है। उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर आता है तो बैंक जो है आपको लोन देता है, अदरवाइज आपका केस डिक्लाइन हो जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सिविल स्कोर कैसा होता है। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सिविल स्कोर, यानी ये जो कस्टमर हैं इनका जो सिविल स्कोर है वो है 604। इसका मतलब ये है इनको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर यही सिविल स्कोर इनका 700 होता, 750, 800 होता, ठीक है, तो यहाँ पे जो है उनको लोन मिल सकता था। बेसिकली इसको जो है हम सिविल रिपोर्ट बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पैन नंबर से जनरेट होता है। जो आपका पैन कार्ड होता है ना, वहाँ पे जो पैन नंबर होता है, यानी अगर हम बात करें ये जो नंबर होता है पैन नंबर, ठीक है, जो आपके पैन कार्ड पे भी यही नंबर होगा, इस नंबर से ही ये जो रिपोर्ट है ये जनरेट होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो बैंक है दोस्तों वो जो है आपका यही वाला जो स्कोर है वो वही देखता है। अगर ये आपका 700 प्लस है तो आपके लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, सिविल स्कोर के बारे में मैंने दोस्तों आपको बता दिया। सिविल रिपोर्ट, रिपोर्ट जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया वो रिपोर्ट हो गई पूरी। वो रिपोर्ट 1 पेज की, 2 पेज की, 10 पेज की, 20 पेज की हो सकती। जिस भी पर्सन ने अपनी लाइफ में अभी तक जितने भी लोन लिए हैं उन सारे लोन्स का रिकॉर्ड जो है सिविल रिपोर्ट में होता है, ठीक है। जैसे ये जो आपका सिविल रिपोर्ट है पूरा, ठीक है, इसमें मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ बताऊंगा। देखिए, ये जो है पूरा लिखा जोखा है कि जब से इस पर्सन ने पैन कार्ड बनवाया है तब से जो है इसने अभी तक जो जितने भी लोन लिए हैं, ठीक है, उन सारे लोन की डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, अब दोस्तों बात करते हैं ओवरड्यूज की। बेसिकली ओवरड्यू क्या होता है मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो अमाउंट है, ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं, ठीक है ना, ये अमाउंट जो है आपका ओवरड्यू होता है। जैसे 98,000, ये क्या हो रहा है, हाँ, 98,000 मतलब इन्होंने क्या किया है, 5 लाख का लोन लिया था जिसमें से 2,93,000 रुपए अभी इनके जो है करंट बैलेंस अभी इतना बचा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, ओवरड्यू कैसे होता है, जैसे कोई ईएमआई है, फॉर एग्जांपल इनकी जो मंथली ईएमआई है वो है 13,247 रुपए, ठीक है। अगर ये ईएमआई 2 महीने नहीं भरते तो ये 26,000 हो जाती, 3 महीने नहीं भरते तो 39,000 हो जाती, ठीक है। ऐसे करते करते ये 98,000 हो चुका है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका सिविल भी खराब हो रहा है। अब ये 98,000 जब तक ये पेमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है कोई और बैंक लोन नहीं देगा किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो ये जो है ओवर ड्यू होता है, ठीक है। कि मतलब एक होता है ड्यू कि चलो ठीक है आपका बिल ड्यू है, या आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, या आपके जो है बिजली का बिल ड्यू है, ठीक है। एक होता है ओवर ड्यू, मतलब ड्यू से भी ओवर हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों ओवर ड्यू, ठीक है। अच्छा, अब बात करें दोस्तों डीपीडीज। डीपीडीज को बेसिकली हम लेट पेमेंट बोलते हैं या फिर डिले पेमेंट डेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 222 दिन है, ये 191 दिन है, 191, 191 ऐसे करके। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये हो गया आपका मंथ 8 और ये हो गया आपका ईयर यानी 2023, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 8/2023 में इन्होंने जो पेमेंट करी है, इनकी जो पेमेंट है वो 222 दिन लेट चल रही है, ठीक है। मतलब जैसे आपकी ईएमआई फॉर एग्जांपल 5 तारीख को लगती है, यानी फॉर एग्जांपल 5 फरवरी को लगती है आपकी ईएमआई, ठीक है। तो अगर आप 5 मार्च को वो ईएमआई भरते हैं तो 5 फरवरी से लेके 5 मार्च में होते हैं 30 दिन, यानी आपकी जो लेट पेमेंट है वो हो गई 30 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये 10 दिन लेट है पेमेंट, ये 9 दिन लेट है, ये 40 दिन लेट है, ये 71 दिन लेट है, ये 191 दिन लेट है। मतलब ये जो है डेज जो है बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते, क्योंकि ये बंदा जो है ईएमआई नहीं भर रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो है जो डीपीडीज होती है ना, डिले पेमेंट, यानी 191 दिन से इन्होंने ईएमआई नहीं भरी है, ठीक है। ये है 10 दिन, ये है 9 दिन, ये है 40 दिन, ये 71 दिन, 99 दिन। तो ऐसे करके जो भी होता है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, देखिए इसमें भी ओवरड्यू चल रहा है पूरा, ठीक है। अब कोई इनका एक अच्छा लोन दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये लोन है, ठीक है,
ये लोन थोड़ा सा अच्छा चला है, सारी किस्तें टाइम से गई हैं। इसमें क्या हुआ है, खाली एक किस्त यानी जो 12वें महीने में और साल 2021 में 17 दिन लेट हुई थी, फिर ये 48 दिन लेट हुई है, फिर ये 14 दिन लेट हुई है, फिर उसके बाद 17 दिन, फिर उसके बाद फिर जो है टाइम से किस्त जानी स्टार्ट हुई है, फिर यहाँ पे जो है फिर 17 दिन लेट हुई है। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों ये होता है डीपीडी, जिसे हम जो है डिले पेमेंट डेज बोलते हैं, कि आपकी पेमेंट जो है कितने दिन डिले हो रही है। ठीक है, अच्छा, राइट ऑफ क्या होता है या फिर रिटर्न ऑफ क्या होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी सिविल में होगा। राइट ऑफ, देखिए ये रहा ना रिटर्न ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि बैंक अपना पैसा डेथ मान चुका है, कि उसका पैसा मर चुका है। ठीक है, वो ऐसा मान चुका है अपना जो उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वहां पे उसको राइट ऑफ कर दिया है, मतलब ये पैसा हमारा डूब गया, वो उन्होंने वहां पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये आपके सिविल में हमेशा दिखता रहेगा, ये आपके सिविल से कभी भी नहीं हटेगा। तो जब बैंक राइट ऑफ कर देता है तो ये आपके सिविल में हमेशा की, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए रहता है आपके सिविल में, ये कभी नहीं हटता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे जो है राइट ऑफ बोलते हैं। इसके बाद आते हैं सेटलमेंट। ठीक है, अब सेटलमेंट क्या होता है दोस्तों, इसमें दिखा दूं मैं, सेटलमेंट कहीं हुआ है, सेटलमेंट सेटलमेंट इसमें सेटलमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, सेटलमेंट का दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक अमाउंट है, कोई भी उठा लेते हैं, जैसे ये वाला लोन है, हम मान लेते हैं जो 5 लाख वाला लोन है। ठीक है, जिसमें से ये करीब करीब 2,07,000 रुपये भर चुके हैं, जिसमें जो है 2,93,000 अभी बाकी है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है कि इसके बीच का कोई अमाउंट निकालता है। ठीक है, इसके बीच का कोई अमाउंट निकालता है, जैसे 2,93,000 अभी देना है, तो क्या होता है ना, 1 लाख रुपए का तो ये ओवर ड्यू चल रहा है, तो फिर आपसे ये 1.5 लाख रुपए लेके या 2 लाख रुपए लेके इसको जो है सेटल कर देंगे। ठीक है, इस लोन को, कि चलो ठीक है जी, आपका और मतलब इसका सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि बैंक आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेगा उस चीज के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना सूट फाइल्ड, तो यहाँ पे आपका सेटलमेंट आ जाता है। ठीक है, कि आपका ये लोन सेटलमेंट हुआ है। सेटलमेंट होना भी दोस्तों बहुत ही नेगेटिव होता है, और ये तो खैर नेगेटिव तो है ही है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये आप देखेंगे ये इंक्वायरीज है, इंक्वायरी में भी बहुत सारे लोन रिजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने जगह जगह लोन अप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड, जहां जहां आपने पैन कार्ड दिया है लोन लोन लेने के लिए, वो सारा का सारा इंक्वायरी आपको यहाँ पे दिखता है। और जैसे ही ये इंक्वायरी 5 से 7 पहुंचती है आपके 1 मंथ में, मतलब आपने अगर 5 से 7 जगह लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपका जो है कुछ पॉइंट नीचे आ जाता है, फिर आप जो है कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। वहां पे क्या होता है ना, कि बैंक भी सोचता है यार 7-8 बैंकों ने लोन तो इन्हें दिया नहीं, तो हम भी लोन क्यों दें। तो इसीलिए अगर आपका लोन या किसी भी कस्टमर का लोन 2-3 जगह से अगर रिजेक्ट हो जाता है, तो उस कस्टमर को आप पहले तो बोलें कि सर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, उसको बकायदा रीजन बताएं कि आपका लोन इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है। बेवजह लोन इंक्वायरी करने का कोई मतलब नहीं है, उल्टा आपका जो कस्टमर है, ठीक है, वो उसका सिविल और ज्यादा खराब हो जाएगा। जैसे ही उसकी फाइल 2-3 जगह से रिजेक्ट होती है, उस फाइल को आप छोड़ दो और इंक्वायरी मत करो आप। ठीक है, तो जितनी इंक्वायरी होती जाएगी ना, उतना ज्यादा उतना जो है सिविल जो है कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी इंक्वायरी है कोशिश करें आप 1 महीने में 3 से 4 या 5 इंक्वायरी मैक्सिमम जो है एक कस्टमर की करें, इसके बाद आप उसकी जो है इंक्वायरी ना करें लोन के लिए। ठीक है, इसका दोस्तों बात करते हैं लोन डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, कि सैलरीड पर्सन अगर कोई है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई बिजनेसमैन है या दुकानदार है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए लोन के लिए, या कोई प्रोफेशनल्स है, चार्टेड अकाउंटेंट सीए हो गया, उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं सैलरीड पर्सन की। सैलरीड पर्सन में जैसे पैन कार्ड हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, बैंक स्टेटमेंट, आईडी कार्ड। ठीक है, ये मेन कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पैन कार्ड की। ठीक है, कि मतलब पैन कार्ड दिखता कैसा है और क्या क्या इसके मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नाम आ रहा है गुलाबी, एंड पिता का नाम थोड़ा मारकाला, जो भी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे आती है, यहाँ पे जो है सिग्नेचर्स भी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये होता है आपका पैन नंबर होता है ये। ठीक है, तो ये है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, बैंक जो है ये भी चेक करता है कि आपका पैन कार्ड जो है कब इश्यू हुआ है। ठीक है, तो वहाँ भी अगर कोई न्यू पैन कार्ड है जिसका अभी 2 महीने पहले 4 महीने पहले पैन कार्ड बना है, उनको जो है लोन मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो दोस्तों पैन कार्ड यही है, आपको ही पता है, आपके पास भी पैन कार्ड होगा, तो उसमें मुझे आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको दोस्तों बात करते हैं सैलरी स्लिप की। सैलरी स्लिप क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ।
सैलरी स्लिप का फॉर्मेट यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे होता है कंपनी का नाम, कौन से मंथ की सैलरी स्लिप है, ठीक है। और यहाँ पे जो कस्टमर होता है उसका नाम आता है, उसका एम्प्लॉय नंबर आता है, यहाँ पे डिजिग्नेशन आता है कि उसकी उस कंपनी में पोस्ट क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका बैंक अकाउंट क्या है, मतलब उसका बैंक नेम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है। उसकी बेसिक सैलरी क्या है, हाउस रेंट कितना मिलता है उसको, कन्वेंस, ये सारा मिला के मतलब जो होता है उसको ग्रॉस सैलरी कितनी मिलती है, 56,000 रुपये, ठीक है। और इसमें उसका जो डिडक्शन होता है, जैसे जो पीएफ कटता है या हेल्थ इंश्योरेंस या जो टैक्स कटता है, वो सारा कट पिटा के मतलब 2500 रुपये उसका हर महीने 56,000 में से कट जाता है, तो उसको 53,500 रुपये के आसपास उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों सैलरी स्लिप। बेसिकली सैलरी स्लिप क्या होता है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, एक तरह से आप कह लो ये इनवॉइस होता है, जैसे होता है ना, जैसे आप किसी भी चीज़ का बिल मांगते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से बिल होता है, जो भी आप एक महीने काम करते हैं उसका बिल है, ठीक है, कि आपने कितने दिन काम किया, आपकी सैलरी कितनी मिली है, ठीक है, कन्वेंस कितना है, मेडिकल अलाउंस कितना है, ठीक है, स्पेशल अलाउंस कितना है, ये सारी चीज़ें मिला के आपको जो इतना मिलता है, आपके सैलरी में से क्या क्या डिडक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये सैलरी स्लिप होता है दोस्तों। ये जितने भी लोग जॉब करते हैं सबके पास ये सैलरी स्लिप मिलती है। तो ये हो गया दोस्तों सैलरी स्लिप। अच्छा, उसका बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट दोस्तों, आप जब भी कोई भी लोन करते हैं तो बैंक आपसे जो है जिस अकाउंट से आप लेन देन करते हैं उस अकाउंट की स्टेटमेंट मांगता है। मतलब जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है तो बैंक चेक करता है, जो भी बैंक आपको लोन देने जा रहे हैं वो चेक करता है कि आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आ रही है और किस डेट को आ रही है। क्या सैलरी आपकी रेगुलर आ रही है या नहीं आ रही है, क्या सैलरी आते ही आप सैलरी निकाल रहे हो या कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है बैंक ट्रैक करता है। इसके लिए जो है बैंक स्टेटमेंट की डिमांड की जाती है, ठीक है। कोई बैंक आपसे 3 महीने की स्टेटमेंट मांगता है, कोई बैंक आपसे 6 महीने की स्टेटमेंट मांगता है, कोई बैंक आपसे बोलता है कि मुझे पूरे 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट आप अपने मोबाइल जो बैंकिंग ऐप है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जनरली अगर आपका ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर्ड है तो बैंक जो है आपके मेल पे हर महीने बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक मतलब भेजता रहता है, ठीक है। अच्छा, आईडी कार्ड दोस्तों क्या होता है, मैं आपको उसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ एक बार गूगल करके, ठीक है। कंपनी आईडी कार्ड, ठीक है। आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं, जिस भी आप कंपनी में जॉब करते हैं, वो कंपनी आपको जो है एक आईडी कार्ड देती है, ठीक है, जिसमें आपका नाम होता है, कंपनी का लोगो होता है। बेसिकली एक कंपनी का पहचान पत्र होता है। इससे ये पहचान किया जाता है कि आप जो है इस कंपनी में वर्किंग है, ठीक है। इस पर आपका नाम वगैरह सब कुछ लिखा होता है, आपकी डिजिग्नेशन क्या है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपका नंबर क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई होती हैं। कहीं कहीं बहुत सारी कंपनियों में बिना आईडी कार्ड के आपको एंट्री अलाउड नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों बेसिकली आईडी कार्ड का रोल यही होता है, ठीक है। तो आईडी कार्ड की भी जरूरत पड़ती है पर्सनल लोन में, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों सैलरीड पर्सन का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बिजनेस पर्सन का, कि मतलब बेसिकली बिजनेस पर्सन जो है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, आईटीआर, आईटीआर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दोबारा गूगल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आईटीआर, यहाँ पे आपको सर्च करना है आईटीआर, ठीक है। आईटीआर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। बेसिकली दोस्तों ये आपकी आईटीआर है, ठीक है। जो भी बिजनेस पर्सन होते हैं वो आईटीआर भरते हैं हर महीने, ठीक है। आईटीआर मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, की उन्होंने इस साल कितना कमाया, कितना खर्चा किया, कितना सामान बेचा, वो सारा का सारा ब्यौरा जो है आईटीआर में दिया जाता है, ठीक है। तो आईटीआर में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, क्योंकि अगर मैं आईटीआर में आपको सारे पार्ट बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो फिलहाल आप इतना जानो कि आईटीआर मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें जो है कोई भी बिजनेसमैन होता है उसका सारा लेखा जोखा होता है कि उसने पूरे साल में कितना सामान बेचा, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल खरीदा, उसके पास कितने एसेट हैं, ठीक है, उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, उसका कितना खर्चा हुआ, मतलब सारा ब्यौरा होता है उसमें, ठीक है। तो उसको जो है आईटीआर बोलते हैं। बेसिकली बिजनेस लोन में इसको जो है 2 साल की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 साल की आईटीआर जो है आप लोन कराते टाइम आप कस्टमर से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जीएसटी की, है ना, कि जीएसटी सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे गूगल करके ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है जीएसटी सर्टिफिकेट। लीगल नेम में दोस्तों जो कंपनी का ऑनर होता है, ठीक है, उसका नाम होता है। और ट्रेड नेम में यानी जो आपके बिजनेस का नाम है वो बिजनेस का नाम आपका यहाँ पे होता है।
कंपनी कैसी है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड में दोस्तों मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप में कोई भी एक पर्सन जो है कंपनी को रन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है जो बिजनेस होता है उसका एड्रेस होता है कि ये बिजनेस कहाँ पे है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जीएसटी में जो लाइबिलिटी है वो कब से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों दिखा देता है कि ये सर्टिफिकेट जो है कब इशू किया गया था। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना 12/7/2017, ठीक है, ये डेट होती है जो इस डेट को जो है ये जीएसटी सर्टिफिकेट ये इशू किया गया है। तो जो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन डेट होगी वो होगी 12/7/2017, ठीक है। तो ये है दोस्तों जीएसटी सर्टिफिकेट। इसका दोस्तों बात करते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट की कि एमएसएमई सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। तो एमएसएमई सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, ये रहा एमएसएमई सर्टिफिकेट, ठीक है। देखिए ये जो है आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट होता है जिसे हम उद्योग आधार भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपकी बिजनेस की डिटेल्स वगैरह होती है कि आपका बिजनेस कहाँ पे है, किस स्टेट में है, और आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है, आपके बिजनेस में आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये सारी डिटेल आपकी जो है इसमें इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा उद्यम सर्टिफिकेट यानी उद्यम आधार सर्टिफिकेट आता है, ठीक। ये भी जो है एक बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन हो जाए, एक मिनट, ये हमारा हो गया यहाँ पे ओपन उद्यम आधार, ठीक है। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये भी जो है एमएसएमई के जैसा ही है। पहले ये एमएसएमई सर्टिफिकेट ही होता था, उद्योग आधार ही होता था, लेकिन अभी जो है इसको नाम चेंज करके इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोला गया है, ठीक है। ये भी आप इसका फ्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, उद्यम आधार की साइट से। इसके बाद दोस्तों होता है आपका ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस भी एक तरह का बिजनेस प्रूफ होता है जिसे हम फॉर्म 11 भी बोलते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है फॉर्म 11 वो होता है। इसमें भी जो है आपके बिजनेस का एड्रेस होता है, आपके बिजनेस का नाम होता है, और एक तरह का ये जो है बिजनेस चलाने का लाइसेंस होता है, ठीक है, मतलब ट्रेड करने का, खरीदने बेचने का एक तरह से ये लाइसेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इसका दोस्तों आता है गुमास्ता। गुमास्ता बेसिकली जो है आपके महाराष्ट्र में यूज़ किया जाता है, जो मुंबई है वहाँ पे ये सर्टिफिकेट चलता है, और मैं आपको इसको फिर भी दिखा देता हूँ। तो ये होता है दोस्तों गुमास्ता, जिसको आप देख सकते हैं, ये बेसिकली महाराष्ट्र में यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये महाराष्ट्र के लिए वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया। तो और भी बहुत सारे बिजनेस प्रूफ होते हैं, जैसे लेबर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेबर सर्टिफिकेट भी आप ऑनलाइन फ्री में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसका जो है पेड सर्टिफिकेशन भी होता है, ठीक है। तो ये भी जो है महाराष्ट्र के ही डॉक्यूमेंट्स है। तो ये जो है लेबर सर्टिफिकेट भी एक तरह का जो है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होता है, जिससे आप लोन ले सकते हैं, यानी जो है लोन लेने में थोड़ी आपकी हेल्प मिलती है इस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आता है हमारा FSSI लाइसेंस। बेसिकली जो FSSI लाइसेंस होता है, ठीक है, ये बेसिकली जो होटल्स होते हैं, या आपके कोई स्टॉल है, या अगर आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ठीक है, या कोई फूड का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये लाइसेंस आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये पेड होती है, इसमें आपको कुछ ना कुछ जो है फीस पे करनी होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये है आपका FSSI लाइसेंस, ठीक है, फूड सेफ्टी करके कुछ होता है ये, ठीक है। तो ये होता है FSSI लाइसेंस। इसका दोस्तों होता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप जो है बिजनेस की लेन देन करते हैं, ठीक है, या जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी कस्टमर आपको पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके जो है करंट अकाउंट में ही पेमेंट करते हैं। एक तरह का ये अकाउंट होता है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट में जैसे आपका नाम होगा फॉर एग्जाम्पल राकेश कुमार, ठीक है, लेकिन जो करंट अकाउंट होगा उसमें जो है राकेश के बिजनेस का नाम होगा, जैसे राकेश गारमेंट्स है ना, तो जो अकाउंट का में जो नाम होगा वो होगा जो है राकेश गारमेंट, ठीक है। तो वो होता है करंट अकाउंट, जिसमें बिजनेस का नाम आता है, ठीक है, उसे हम करंट अकाउंट बोलते हैं। तो ये हो गए दोस्तों बिजनेस के डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये जो है बिजनेस में ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकी जरूरत होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोफेशनल्स की, ठीक है। प्रोफेशनल्स में दोस्तों आपका जो है डिग्री चाहिए होता है या सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई MBBS डॉक्टर है या फिर कोई MD डॉक्टर है, ठीक है, तो उनको जो है एक डिग्री मिलती है, ठीक है। तो वो जो डिग्री मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, डिग्री कैसी है। देखिए दोस्तों, डिग्री जो है अलग अलग हो सकती है। मैं आपको सिंपल जो है एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, MBBS डिग्री,
सर्टिफिकेट, ठीक है। एक फॉर्मेट में मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ खाली, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये भी एमबीबीएस की डिग्री है, आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना है एमबीबीएस की डिग्री कैसी होती है, तो आप जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं एमबीबीएस डिग्री, जैसा मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, ठीक है। इसके दोस्तों बात करते हैं सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट देखने के लिए आपको सिंपल गूगल पे डालना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, ठीक है, तो उनका जो है अगर आपको सर्टिफिकेट देखना है तो सिंपल आपको सीए सर्टिफिकेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये जो है सीए का सर्टिफिकेट होता है ऐसे, ठीक है। इनका जो एक मेंबरशिप नंबर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है। तो ये है दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या डिग्रीज होती हैं, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों लेंडर्स की, मतलब कौन कौन से लेंडर हैं अभी मार्केट में जो अभी लोन दे रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे जो है गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक। एनबीएफसी जिसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बोलते हैं, वो हो गया टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला, पूनावाला, इंडिया बुल्स और होम क्रेडिट। और फिनटेक कंपनी जो होती हैं, जैसे पेसेंस फाइनेंस हो गया आपका, अपवार्ड फाइनेंस, नवी लोन्स, अर्ली सैलरी और वी राइज फाइनेंस, ठीक है। तो ये सारे जो है फिनटेक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में। मैं इसको थोड़ा सा फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इसको आप जितनी बार वीडियोस को देखोगे, आप समझोगे, उतना ही जल्दी आप जो है इस बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी ना, तो आप जो है बहुत ही जल्दी आप गिव अप कर दोगे। तो इस ट्रेनिंग को बिल्कुल ध्यान से देखो, आप समझो हर एक स्टेज को, इसको जो है आप नोट्स बनाओ, ठीक है, और उसको रिपीट मोड में आप वीडियो देखो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।